हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं यादवेंद्र लेकर आया हूं आज एमसीक्यू का एक धमाकेदार वीडियो जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए आज सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के इस वीडियो में एमसीक्यूज रिलेटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शन, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साबित हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन। तो ये बड़ा ही सिंपल है क्योंकि हमने हर चैप्टर में या जब जब डिस्कशन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र आता है तो सबसे पहले मैंने वो डेट आपको बताई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो 12 जुलाई 1982 है ये बिल्कुल नहीं है। बेसिकली क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाबार्ड का जो है एस्टेब्लिशमेंट डेट है। 2006 और 2005 तो संभव है ही नहीं, आप खुद ही समझ सकते हैं। और ये नाबार्ड की डेट है तो आप ये भी नहीं समझ सकते। मतलब ये कि कुल मिला के ये तो खुद ही अपने आप को बता रहा है बोल बोल के कि मैं सही हूं। मतलब 1 अप्रैल 1935 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हुई थी, है ना। ये हमें बहुत अच्छे से पता है ना। तो इसमें ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द वेज एंड मीन्स एडवांस टू हुम। मतलब ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेज एंड मीन्स एडवांस टू हुम जो है वो किसको देते हैं। तो आपको बता दूं कि बेसिकली जब क्राइसिस होता है तो लोन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वेज ऑफ मीन्स ऑफ एडवांस के तहत किसको देता है। तो वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। किसको देता है? स्टेट गवर्नमेंट्स। आप याद रखेंगे राज्य सरकारों को जो है वो देता है। जब बुरी स्थिति होती है, क्राइसिस होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्प करता है, लोन देता है, वेज एंड मीन्स एडवांस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the first इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो ये शायद हमने कितनी बार जो है पढ़ लिया है कि पहले जो इंडियन गवर्नर थे, है ना, जो कि 1943 में बने थे और उनका नाम था सीडी देशमुख। 1943, 1934 में लिख रहा हूं, यहां पर मुझे लिखना चाहिए 1943। और 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे। हमारे एक वीडियो के डिस्कशन में हमने जरूर कहा था कि सीडी देशमुख साहब जो हैं वो बैंकों के नेशनलाइजेशन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्हीं के टाइम पर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है बेसिकली फर्स्ट इंडियन गवर्नर पढ़े हमने सीडी देशमुख, आप याद रखेंगे। और कब बने थे ये? 1943 में। हालांकि इनका ओवरऑल जो बेसिकली सीक्वेंस था तो क्या था, तो ये आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे, थर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के तीसरे गवर्नर थे भाई साहब, आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? कौन? नाम क्या था? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए सीडी देशमुख मार्क आ रहा है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। इनमें से क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है तो भैया होल्डिंग कैश रिजर्व्स, होल्डिंग कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक एंड मेक अवेलेबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू दैम। मतलब ये है कि उनका कैश रिजर्व जो है वो रखना और उन्हें जो है लोन देना या पैसे अवेलेबल कराना जो है ये बेसिकली, या उनका पैसा जमा करके रखना, क्या आरबीआई का फंक्शन है? तो जी हाँ, ये तो आरबीआई का फंक्शन ही है, यही तो फंक्शन है। एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग ऑपरेशंस संभालना, मेरे हिसाब से ये भी जो है वो बेसिकली ऑपरेशन है। एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी, है ना, बृहद जो अर्थशास्त्र होता है, मैक्रो इकोनॉमी होती है, उसके डेटा को स्टडी करना। एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रीजनेबल डिमांड्स फॉर द एकोमोडेशन,
मतलब ये कि सिंपल है, पैसा जो है जमा करने के लिए, रखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरतें हैं, वो सब आरबीआई ही पूरा करता है मनी एकोमेंडेशन की। तो जी हाँ, बिल्कुल करता है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये सब सही है। और नॉट ट्रू अगर कोई है तो वो क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमी का स्टैटिस्टिकल डेटा जो है स्टडी करना, एनालिसिस करना, ये जो है वो गलत है भाई साहब। तो बाकी सब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, कि ये फंक्शंस हैं, मतलब कैश को होल्ड करके रखना, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करना, सारी और रिकमेंडेशन से रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं, है ना, वो सब जो है वो पूरी करना, ये सब किसका काम है, बेसिकली आरबीआई का फंक्शन है। और कौन सा नहीं है, तो मैक्रो इकोनॉमी के डेटा को एनालिसिस करना, ये जो है वो आरबीआई की बेसिकली ड्यूटी या फंक्शंस में नहीं आता। तो राइट आंसर इज, देख लीजिए, assuming the responsibility of statistical analysis of data related to macro economy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following statement are not true about RBI? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, वाक्य है, आरबीआई के बारे में सही नहीं है? तो रिजर्व बैंक इज या आरबीआई इज द बैंक ऑफ इशू, मतलब ये कि सिंपल आप यहां पर बोलेंगे इशू, तो इशू वर्ड जो यहां पर यूज होता है ज्यादातर वो नोट्स के लिए ही होता है और क्रेडिट इशू के लिए होता है ना। तो ध्यान रखें, यहां पर हम नोट्स मान के चलते हैं या ले लेते हैं, ठीक है। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के बैंक के रूप में काम करता है, तो जी हां करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आरबीआई इज नोन एज द बैंकर टू बैंक, हाँ बैंकों के बैंक के रूप में भी काम करता है, हमने पढ़ा तो है कि बैंक अपने सारे जो अकाउंट्स है, बैंकों का जो भी अकाउंट खुलता है वो कहाँ, आरबीआई में खुलता है। मतलब बैंकों को अगर लोन भी चाहिए तो कहां से मिलता है, आरबीआई से मिलता है। जैसे हम अपनी सारी बैंकिंग जरूरतें कॉमर्शियल बैंक्स और अन्य बैंकों से पूरी कर पाते हैं, वैसी बैंक अपनी सारी फाइनेंशियल नीड्स कहां से फुलफिल करता है, आरबीआई से। मतलब ये कि अगर बैंकों को लोन लेना है तो आरबीआई से लेंगे, बैंकों को पैसा डिपॉजिट करना है तो वो आरबीआई में जमा करेंगे। तो ये भी जो है वो सही हुआ। आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, मतलब ये कह रहे हैं कि जो ऋण का या लोन का जो फ्लो है आरबीआई रेगुलेट नहीं करता, तो ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि आरबीआई क्रेडिट फ्लो को मैनेज या मेंटेन या रेगुलेट करता है। क्लियर है? तो बेसिकली ये गलत सेंटेंस हुआ, क्योंकि यहां तो क्रेडिट फ्लो को मेंटेन करने का, रेगुलेट करने का काम है आरबीआई का। तो ये जो आंसर है वो सही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई डज नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखिए हम बात कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या एमसीक्यूज, जिनमें हमें डिस्कशन हो रहा है आने वाले एग्जाम्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो शायद नॉर्मल हम लोग डिस्कशन में नहीं लेकर आते हैं वो। Which of the following governor of RBI also served as the finance minister of India? मतलब ये कि कौन से ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं या कौन से आरबीआई के गवर्नर हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है। तो जी हां, हम सब जानते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो है कभी आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे, है ना। हम ये भी जानते हैं कि बेसिकली अमिताभ घोष जो है ये भी प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर का जो है कॉम्बिनेशन नहीं थे। फिर हम ये भी जानते हैं कि ये बेंगाला राम जो है इनका भी जो है ये कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस से भी हमें बचाया। ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी रहे और आगे जाके प्राइम मिनिस्टर भी बने, है ना। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन जो हमारा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑल्सो सर्व्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर। तो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने, है ना, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में। सो द राइट आंसर इज मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। In which of the following cities the regional headquarter of RBI is not situated? मतलब ये कि रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा, मैंने आरबीआई के बोर्ड आपको बताए हैं, और 4 जो हैं वो जोनल डायरेक्टर्स होते हैं आरबीआई के बोर्ड में। तो वो 4 जोन हैं आरबीआई के, कौन कौन से हैं? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, दिल्ली है, दिल्ली आप जो है वो सबसे पहले याद रखेंगे कि दिल्ली तो है ही, है ना। और मुंबई भी है, बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है।
कोलकाता भी है ना, लेकिन साउथ में जो है वो चेन्नई है। मतलब ये कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो बेंगलुरु जो ऑप्शन है हमारा वो बेसिकली सही नहीं है। बेंगलुरु में आरबीआई का रीजनल हेडक्वार्टर नहीं है, है ना। आप याद रखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है, तो ईस्ट में जो है वो कोलकाता है ना, कोलकाता। वेस्ट में जो है वो है मुंबई, वेस्ट में मुंबई। नॉर्थ में आपका दिल्ली है, दिल्ली है। और साउथ में चेन्नई है। ये आपको याद रखना है बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा आरबीआई को महंगाई कंट्रोल करने में मदद नहीं करता है। तो भैया कौन सा है जो आरबीआई को मदद नहीं करता है, तो सिंपल, इंक्रीज इन रिजर्व रेशियोज रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रेशियोज कौन कौन से होते हैं भैया, आपके एसएलआर और सीआरआर एंड सीआरआर। अब क्या ये मदद करते हैं या नहीं करते हैं, तो भैया एसएलआर क्या होता है, बैंक जो अपने पास पैसा रिजर्व करके रखता है, मतलब समहाउ अभी अगर बात करें तो 18% पैसा, दिन भर में जो भी पैसा आता है बैंक उसका 18% अपने पास रिजर्व कर लेता है। फिर बैंक जो है वो डेली आरबीआई में भी कैश भेजता है, वो लगभग 4.5% के आसपास जो है वो भेजता है, तो 4.5% जो है वो आरबीआई में भेजता है कैश के रूप में। अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम ये जो इंक्रीज इन रिजर्व रेशियोज रिक्वायरमेंट, ये महंगाई पे फर्क नहीं डालेगा, तो डालेगा बिल्कुल। अगर हम इन रिजर्व्स को बढ़ा देते, मान लो इसको 20 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 20 और 10 30। ये 30% पैसा जो है बैंक को क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा, है ना। 20% अपने पास, 10% आरबीआई के पास, तो टोटल कितना रिजर्व हो जाएगा, 30% जो है वो रिजर्व हो जाएगा। और जो टोटल 30% पैसा रिजर्व हो जाएगा, 30% पैसा रिजर्व हो जाएगा भाई साहब, तो आप 70% ही बैंक के लिए यूज के बचेगा, मतलब मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये कि हाँ, इनके चेंजेस करने पे महंगाई पे फर्क पड़ता है। अब इंक्रीज इन बैंक रेट बढ़ा दिया, मान लीजिए पहले जो बैंक रेट था वो था 5.95 या 85%, है ना, मान लीजिए, और अब जो है वो हो गया अगर 6.85%। अगर बैंक रेट ना कर दिया, मतलब बैंक रेट क्या होता है, 3 महीने से ज्यादा का लोन अगर बैंकों को लेना है, अगर बैंक 3 महीने से ज्यादा का लोन लेते हैं तो उन्हें जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है आरबीआई को, वो बैंक रेट कहलाता है। तो पहले अगर वो 5.85 चुका रहे थे, अब ये इतना हो गया 6.85। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ ना कि भैया बैंकों को अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जब बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो बैंक कम लोन लेंगे। बैंक कम लोन लेंगे मतलब क्योंकि महंगा लोन मिल रहा है तो वो अपने कस्टमर को भी महंगा लोन देंगे, और जब कस्टमर को भी महंगा लोन मिलेगा तो फिर भैया बात ही खत्म है। एग्जैक्टली, जब कस्टमर को महंगा लोन मिल रहा है तो फिर तो आप सोचिए कि फिर कस्टमर कम लोन लेगा और मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा, मतलब इससे भी महंगाई पर फर्क पड़ेगा। कैश फ्लो कम होगा, डिमांड कम होगी, महंगाई कम होगी। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इस पे अपन बात करते हैं अभी। इंक्रीज इन रेपो रेट, क्या रेपो रेट के बढ़ने से मार्केट में कैश फ्लो, तो जी हां, रेपो रेट अगर बढ़ेगा या कम होगा तो महंगाई पे असर पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो क्या इंटरेस्ट रेट ही है ना। अगर ये बढ़ेगा तो बैंक कम लोन लेंगे, और अगर ये कम होगा तो बैंक ज्यादा लोन लेंगे, तो महंगाई पे असर तो डालेगा कैश फ्लो। मतलब इसमें आंसर जो है वो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। आपको मैंने सिखाया है कि ओपन मार्केट में आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल को बेचता है। कब बेचता है, जब उसे लगता है कि मार्केट से कैश फ्लो को खींचना है, वो क्या करता है, ट्रेजरी बिल नीलाम कर देता है और उनके बदले कैश आरबीआई को मिल जाता है। तो यहां पर ट्रेजरी बिल बेचने पे आरबीआई को कैश मिलता है, मार्केट से कैश फ्लो कम करने के लिए कम हो जाता है ना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, मतलब ओपन मार्केट से वो ट्रेजरी बिल वापस लेने पर, तो जब आरबीआई ट्रेजरी बिल वापस लेगा तो मार्केट को, बैंकों को पैसा वापस दे देगा, मतलब उनके पास पैसा बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली, तो इससे जो है वो महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में नहीं आएगा, इससे और बढ़ेगा, है ना। तो बेसिकली ये जो है वो सही आंसर जो है वो नहीं है, ये जो है वो मेजर नहीं है, ये आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगा, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, है ना। चलिए ओके,
आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये देखिए परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ मेनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया। मतलब ये कि आरबीआई में कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां मैंने 4 जोन आपको बताए हैं। नॉर्थ में बात करें तो दिल्ली, ये जो है वो जोनल ऑफिस है ना, दिल्ली। फिर उसके बाद नॉर्थ के बाद साउथ में बात करें तो चेन्नई है। अच्छा, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई वेस्ट में, और कोलकाता कहां पर है भैया? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। क्लियर है? तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये जो है वो बेसिकली 4 क्या है, ये जोनल ऑफिस है और यहीं पे ट्रेनिंग होती है। तो ये जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये आंसर भी सही है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आरबीआई के जोनल वो कहां हैं, तो ये 4 हैं। और आप चाहें तो आंसर इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इन विच ईयर द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई वाज अकर्ड। मतलब ये कि कौन से ईयर में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1947 में देश आजाद हुआ था पर नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, है ना। 1953 में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। 1959 में 51 में 5 ईयर प्लान्स बनना शुरू हुए, इलेक्शन वगैरह वो सब, इलेक्शन कमीशन। लेकिन 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, है ना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप हिंदी में कहे याद रखिए, वैसे ये याद मैंने बहुत आपको पढ़ाया है तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये जो आंसर है यही सही है, चेक भी कर सकते हैं आप, है ना, यही बी सही है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, है ना, फिर आगे बात करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि भैया आरबीआई का नेशनलाइजेशन क्या होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्या होता है, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण का मतलब यह है कि ऐसे बैंक या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो पहले प्राइवेट हुआ करती थी, गवर्नमेंट उसके 51% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं, तो उसे बोला जाता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल। मतलब ये कि आरबीआई का जो लोगो है उसमें कौन सा एनिमल है। एलिफेंट है, ब्लैक बक है, लॉयन है। तो आपको बता दूं कि पहले लॉयन था, है ना, लॉयन जो था कब तक था, बिफोर 1949। 1949 से पहले लॉयन था। नाउ टाइगर, अभी जो है वो कौन है, टाइगर है अभी। ये आंसर जो है आपका करेक्ट है। आरबीआई के लोगों में जो है वो क्या बनता है, तो आरबीआई के लोगों में जो है वो टाइगर बना होता है, आप याद रखेंगे। चलिए देखिए, ये रहा टाइगर। अब इसके बाद फिर इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। किस ईयर में आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, मित्रों, बेसिकली 1936 में ऐसा नहीं हुआ, 1939 में भी ऐसा नहीं हुआ, 1938 में भी ऐसा नहीं हुआ। द राइट आंसर इज 1937। इन 1937 हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई शिफ्टेड टू मुंबई। आरबीआई का हेड ऑफिस जो है वो कहां शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। कब, 1937 में। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो होल्ड था वो ज्यादा कहां था, बंगाल में था, कोलकाता में था, और उन्हें अपनी सहूलियत के लिए जो है आरबीआई बनाना था, तो इसलिए पहले उन्होंने बंगाल कोलकाता में बनाया। लेकिन जब धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि नहीं भैया, यहां से ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है पूरे इंडिया पर, और दूसरी बात यह कि मुंबई जो है कॉमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, है ना, वहां से रेगुलेट करना ज्यादा आसान होगा, तो यहां पर जो है हेड ऑफिस को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया कोलकाता से 1937 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
Who was the first governor of RBI? तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको फर्स्ट गवर्नर बताए थे वो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, है ना। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे जो 1935 में जो है अपॉइंट किए गए थे। गवर्नर का टेन्योर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि भैया गवर्नर का टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का होता है, 3 वर्ष का होता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंड, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ये आप याद रखेंगे, है ना। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के पहले भारतीय या इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सर ऑसबॉर्न स्मिथ, देखिए करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग आरबीआई? रिगार्डिंग आरबीआई मतलब आरबीआई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो भैया करेक्ट नहीं मतलब सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? हमें जो है सही इंटरप्रेट करना चाहिए। नॉट ट्रू का मतलब क्या है? जो गलत है स्टेटमेंट वो पता लगाओ। तो भैया इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये एकदम परम सत्य बात है, बिल्कुल, है ना, ये एकदम सत्य है। फिर उसके बाद इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1935, ये भी सत्य है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ओके। फिर इसके बाद इट कैन इशू करेंसी नोट्स, ये भी सही है, करेंसी नोट ये सही करता है। फिर आगे बात करें तो पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन आरबीआई। भैया किसी का आपका अकाउंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में? ऐसा कोई भी है इंडिविजुअल व्यक्ति जिसका पर्सनल अकाउंट हो आरबीआई में? नहीं, आरबीआई में या तो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है या आरबीआई में किसका अकाउंट होता है? बैंकों का अकाउंट होता है, क्योंकि आरबीआई हमारा बैंक नहीं है, आरबीआई बैंकों का बैंक है और गवर्नमेंट का बैंक है। तो कोई पर्सनल अकाउंट तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये आंसर यही जो है वो सही है ना, कि पर्सनल अकाउंट जो है आरबीआई में नहीं खुलते। तो डी आंसर इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is are the quantitative instrument of RBI? मतलब यह कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो मात्रा को प्रभावित करे, है ना। मात्रा मतलब कैश फ्लो को प्रभावित करे, बाजार में जो है पैसे की मात्रा को कम ज्यादा करे। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है? सीआरआर। सीआरआर क्या कहलाता है? सीआरआर वो रिजर्व है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है, और वो भी किसके रूप में? कैश के रूप में। अच्छा, बैंक रेट पॉलिसी, क्या बैंक रेट पॉलिसी जो है क्वांटिटेटिव मेजर है? बिल्कुल है, इससे भी बाजार में पैसे की मात्रा पर फर्क पड़ेगा। कैसे? कि भैया बैंक रेट जो है वो क्या है? ये ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है। बैंक रेट इज दी इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर है। कैसी ब्याज दर है? जब बैंक 3 मंथ से ज्यादा का लोन लेते हैं, का लोन मांगते हैं अगर बैंक, तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या होता है? बैंक रेट। तो सिंपल सी बात है भैया, बैंक रेट चेंज होगा तो बैंक कम लोन लेंगे तो बैंकों में कैश फ्लो कम होगा, कम कैश फ्लो होगा तो महंगाई पे फर्क पड़ेगा। मतलब ये कि कुल मिला के बाजार में पैसे की मात्रा या क्वांटिटी पे ये भी असर डाल रहा है। एसएलआर क्या होता है? तो एसएलआर वो पैसा है जो बैंक अपने पास, बैंक स्वयं अपने पास जमा करता है, अपने पास जमा करता है। बैंक स्वयं अपने पास जमा करता है, समझ रहे हो आप लोग? तो भैया ये जो है ये एसएलआर है, बैंक अपने पास जमा कर रहा है। तो जितनी मान लो 18% जमा कर रहा है तो मार्केट में पैसा कितना बच रहा है? 82%। अगर यही 25% जमा कर रहा है तो मार्केट में पैसा कितना बच रहा है? 75%। और अगर मान लो यही 35% जमा कर रहा है एसएलआर, तो मार्केट में बैंक के यूज करने का पैसा कितना बचेगा बैंक के पास? 65%। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, ये भी मात्रा पे असर डालता है। तो द आंसर इज
ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी जो हैं वो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के, जो मार्केट में पैसे की क्वांटिटी पर असर डाल सकते हैं, उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ऑल ऑफ दीज ये आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज विड्रॉन द सर्कुलेशन ऑफ कॉइन्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा एंड 25 पैसा। मतलब ये कि किस वर्ष में आरबीआई ने इन सभी मूल्यों के सिक्कों का प्रचलन बंद कर दिया, है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, है ना। आपके लिए अगर नहीं है तो आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, लेकिन फिर भी ये ईयर जो है लगातार है 10, 11, 12, 13, है ना। मुझे 2009 का भी थोड़ा सा जो है अंदाजा है, लेकिन 2009 ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये वो आंसर तो नहीं हो सकता। और समहाउ जो है मैं 10 और 11 में कंफ्यूज हूं, है ना। मतलब मेरी तरफ से जो आंसर होना चाहिए वो या तो 10 या तो 11 होना चाहिए। 12 नहीं है, ये तय बात है ना। 13 भी नहीं है, ये तय बात है ना। इन दोनों में से कोई एक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। और अगर मैं कहूं कि ज्यादा मेरा मन इन दोनों में से किसकी तरफ जा रहा है, तो ज्यादा मुझे लगता है कि 2011 होना चाहिए, 2011 होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर, है ना। मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 2011 होना चाहिए। वैसे जो है या दोनों में ही कंफ्यूजन है, पर ज्यादा जो है वो 2011 की तरफ जाने को है। तो देखते हैं। बिल्कुल, मतलब ये कि 2011 जो है, जहां पर ये सारे 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे ये बंद कर दिए गए। मतलब सही आंसर भाई साहब 2011 है, आप याद रखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉइन इज नॉट इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कौन सा सिक्का जारी नहीं किया जाता है। तो आपको बता दूं कि भैया आरबीआई के द्वारा इसको तो मैं सिंपल आपको बता दूं कि 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही, गवर्नर ही इशू करते हैं। एंड दिस इज द राइट आंसर, है ना। 1 रुपए जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई इशू नहीं करता। राइट आंसर इज 1 रुपीज। 1 रुपए का सिक्का भी और 1 रुपए का नोट भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आरबीआई इज लाइबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट टू दी होल्डर। ओ हो, ये थोड़ा सा मतलब ये कि आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन के तहत जो है आरबीआई जिम्मेदार है लोगों को बैंक नोट की कीमत के जो है देने के लिए, या उसके वैल्यू के बराबर जो है बैंक नोट देने के लिए। आरबीआई इज लायबल टू पे द वैल्यू ऑफ बैंक नोट टू द होल्डर। मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी के पास 2000 का नोट है, तो उसे भैया छुट्टा 2000 का अगर आप दोगे तो 100 के जो है 20 देने ही है, मतलब 2000 के बराबर वैल्यू का जो है पैसा उसे देना पड़ेगा। तो ये कौन सा सेक्शन कहता है कि भैया जितना नोट पर लिखा है, जितनी इसकी वैल्यू है, उतना ही देना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा, उतना भुगतान करना पड़ेगा, है ना। आपने पढ़ा होगा नोट पे लिखा रहता है आई एम लायबल टू पे द बियरर, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ऐसा लिखा रहता है ना बैंक नोट पे। तो भैया वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत आरबीआई जो है ये वचन देता है, आरबीआई लाइबल है, लाइबिलिटी जो है वो शो करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कहीं जो है मैंने बेसिकली बच्चों को पढ़ाया है, और जहां तक मेरा जो है सेंस सबसे पहले जाता है वो सेक्शन 26 पे जाता है, और 100% नो डाउट ये मुझे पता भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी पहले इसका डिस्कशन हुआ है, तो ये आपके सामने आ रहा है। द राइट आंसर इज सेक्शन, ये गड़बड़ तो नहीं है कहीं, 26, है ना। सेक्शन 26 जो है वो सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। आप याद रखेंगे कि बैंक नोटों पर जो लिखा होता है कि भैया आई लाइबल टू पे, आई प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बियरर, मैं जैसे 5 रुपए का नोट होता है उस पर लिखा रहता है मैं धारक को 5 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो ये मैं वचन देता हूं मतलब मेरी लाइबिलिटी, जिम्मेदारी है। तो आरबीआई की लाइबिलिटी, तो वो बात कर रहा है कि आरबीआई लाइबल टू पे, है ना, किस सेक्शन के तहत। तो आप बताओगे सेक्शन 26 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत वो लायबिलिटी बनती है आरबीआई पर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज
considered by the RBI to determine the number of notes to be issued by it। मतलब ये कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिससे आरबीआई ये तय करता है कि भैया इतने नोट छापने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि भैया जीडीपी ग्रोथ क्या है, क्या ये एक मेजर हो सकता है? तो जी हां, मेजर हो सकता है, क्योंकि देश में कितने के नोट होने चाहिए, कितनी करेंसी होनी चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, जितना देश के लोगों का कारोबार हो, तो वो जीडीपी से ही तय होता है देश का कारोबार। मतलब देश में अगर मान लीजिए 1000 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तो देश में नोट भी कितने के होने चाहिए, टोटल कितना पैसा होना चाहिए, 1000 रुपए ही होना चाहिए, उसके बराबर ही नहीं होना चाहिए, ना तो कम ना ज्यादा। अगर वस्तुएं सेवाएं गुड्स एंड सर्विस जो है वो 1000 रुपए की है देश में, तो नोट भी इतने ही होने चाहिए। और अगर 1 लाख रुपए की गुड्स एंड सर्विस बनी है देश में, तो नोट भी कितने होने चाहिए, 1 लाख रुपए के होने चाहिए। लेकिन अगर देश में ग्रोथ रेट जीडीपी की जो है वो मान लीजिए 8% है, मतलब पिछले साल देश का कारोबार जो है वो 1 लाख रुपए का था, इस साल जो है 8% की ग्रोथ हुई, मतलब ये कि 108 लाख, मतलब सॉरी 108,000, मतलब कि 1,08,000 रुपए जो है वो अब देश का कारोबार हो गया। हालांकि पिछले साल से कंपेयर नहीं करते, बेस ईयर से कंपेयर करते हैं जीडीपी को। फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि पहले के कंपैरिजन में अब ग्रोथ रेट कितनी है, 8%, तो 8% की ग्रोथ है, तो अब कितने नोट और छाप लेने चाहिए भैया? जितनी ग्रोथ हमारी बड़ी है, जितना जो है वो बैंक नोट बढ़ रहे हैं, उतने हमें और छाप लेने चाहिए। जितनी, जैसे मान लीजिए कि ग्रोथ रेट हुई 8%, है ना, तो 8% नोट और छप जाने चाहिए। ये आपके जो है आंसर है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भाई क्या जो है बैंक नोट्स या नंबर ऑफ नोट्स जो है इन्फ्लेशन को देख के भी तय किए जाते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल तय किए जाते हैं। जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि 1000 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं होगा, मुझे पता है, उससे पहले दूसरे ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर कभी मान लीजिए ऐसा हो गया कि 1000 रुपए का पेट्रोल आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार थोड़ी सी भी देर लगाएगी बड़ा नोट निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, जब 1000 रुपए लीटर पेट्रोल आएगा तो 1 लीटर थोड़ी डलवाएंगे, 10 लीटर डलवाएंगे। जब 10 लीटर डलवाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, 10,000 रुपए लगेगा। 10,000 रुपए लगेगा तो क्या आप बैठ के 100 रुपए के नोट गिरेंगे 10,000 के? नहीं, वहां पर आरबीआई क्या कर देगा, वहां पर आरबीआई 10,000 रुपए का नोट निकाल देगा तुरंत ही। मतलब ये कि नोट इशू करने से पहले, नोटों की क्वांटिटी तय करने से पहले जो है इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। अब आप बताइए कि अगर बहुत सस्ता है पेट्रोल, 10 रुपए लीटर है, मान लीजिए 30 रुपए लीटर है, अब 30 रुपए लीटर पेट्रोल है तो 10 रुपए, अगर 10 लीटर जलाना तो कितने का हो जाएगा, 230 का। मतलब ये कि 500 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट बहुत है उसके लिए, 10,000 के नोट की जरूरत नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा सस्ता मार्केट होता है तो छोटे नोट से काम चल जाता है, और जब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है तो फिर भैया बड़े बड़े नोट होने चाहिए। तो महंगाई के हिसाब से तय होता है कि भैया नंबर ऑफ नोट्स या डिनोमिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर रिप्लेसमेंट ऑफ सॉलिड बैंक नोट, सॉइल्ड, मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, मुझे बोलना था ये सॉइल्ड बैंक नोट। सॉइल्ड बैंक नोट का मतलब होता है जो कि गंदे हो जाते हैं, साफ सुथरे नहीं होते, कट वगैरह लगा होता है, ऐसे नोट जो है वो सॉइल्ड नोट कहलाते हैं। और इन गंदे नोटों को चेंज करने के लिए जो है, क्योंकि क्लीन बैंक नोट पॉलिसी जो है वो आरबीआई ने लाके रखी है, जिसके तहत आपको पता है कि आजकल अब बैंक नोट पर लिखना और उसे स्टेपल करना भी गलत है ना, वो भी अलाउड नहीं है। तो वो क्लीन बैंक नोट पॉलिसी है, और उसके तहत जो है जो भी नोट चेंज होते हैं तो उसके हिसाब से भी आरबीआई को ये तय करना होता है कि उसको जो है कितने नंबर ऑफ नोट इशू करना है। मान लीजिए इस साल 1.5 लाख नोट ऐसे हुए गंदे जो आरबीआई में जमा कराए गए, बैंकों में जमा कराए गए, तो जितने नोट गंदे जमा कराए गए हैं, कटे फटे नोट जमा कराए गए, उतने ही नए नोट जो है वो इशू भी करना है। मतलब ये कि नोटों को इशू करने के लिए ये मेजर भी सही है, ये भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी होता है। मतलब द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, है ना। चेक कर लीजिए आप लोग, यस इट इज, है ना। मतलब ये कि ये सभी कारण हैं जिनसे आरबीआई डिसाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिंस, मतलब ये कि आईएमएफ का मेंबर जो है इंडिया कब से है? आपको पता है दुनिया में 29 कंट्रीज, 29 देश जो है इन्होंने मिलकर बेसिकली 27 दिसंबर 1945 में बनाया क्या? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज की डेट में अगर बात करें अभी, तो इसमें 190 सदस्य देश हैं, है ना। मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? मेंबर 190 जो है कंट्रीज हैं, 100 मेंबर देश हैं, मतलब 190 सदस्य देश हैं।
है ना। 190th जो कंट्री है वो एंडोरा है, एंडोरा। और आपसे कोई पूछे कि साहब आईएमएफ के हेड कौन है, तो आईएमएफ के हेड जो है वो है क्रिस्टलिना। हाँ, आईएमएफ की हेड जो है वो कौन है, क्रिस्टलिना। अब जो क्रिस्टलिना है वो आईएमएफ की हेड है, आप याद रखेंगे भाई साहब। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है बुल्गारिया की रहने वाली है। क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ की क्या है, हेड है। और ये कहां की रहने वाली है, बुल्गारिया की, बुल्गारिया, है ना। मैंने आपको सारी कुछ जानकारी, आपसे पूछा जाए आईएमएफ क्या है, तो जब किसी दुनिया के देश में संकट होता है, आर्थिक संकट, जैसे कि मान लीजिए श्रीलंका है, या अगर वेनेजुएला है, या सीरिया है, या सोमालिया है, किसी भी ऐसे देश, गरीब देश पर अगर कोई आर्थिक संकट आ जाता है, तो उस समय जो है इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए लोन कौन देता है, आईएमएफ देता है। आईएमएफ provides short term loan to balancing the economy. IMF provides short term loan to balancing या to prevent from financial crisis, आर्थिक संकट से बचने के लिए लोन देता है। तो ये जो IMF है, जो इतनी महान और बड़ी संस्था है, पूछा जाता है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना, तो आप गर्व से कह सकते हो कि फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर द मेंबर ऑफ IMF। मतलब 1945 से ही हम IMF के सदस्य हैं। मतलब ये कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, है ना। हम फाउंडिंग मेंबर हैं, मतलब जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो हमारे सामने ही बनी, है ना। मतलब हम बनवाने वालों में हम भी थे। फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। Who works as RBI's agent at places where it has no offices its own? मतलब कौन सा ऐसा बैंक है जब जहां पर आरबीआई का ऑफिस नहीं है, वहां आरबीआई के प्लेस पर या आरबीआई के स्थान पर काम करता है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो आपको बता दूं कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो इतना समय नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो बिल्कुल भी नहीं है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो कहने का मतलब है द राइट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब किसी राज्य में या जो है किसी इलाके में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस मौजूद नहीं है, तो आरबीआई की जगह पर उसकी जगह काम कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी जिम्मेदारी निभाता है। ये आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, तो देखते हैं। हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया, मतलब भारत में कॉइन्स जो है वो कौन बनाता है? हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स। तो आपको बता दूं, वैसे तो मैंने आपको ये समझाया है कि बेसिकली नोट बनाने का काम, छापने का काम कौन करती है, आरबीआई, है ना। और सिक्के बनाने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट की एक प्रेस है, गवर्नमेंट की एक टकसाल है, मिंट है ना। और एक नहीं है, चार है, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था SPMCIL, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो SPMCIL है या सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये बेसिकली इसके अंडर में जो है दो प्रिंटिंग प्रेस हैं जो नोट छापती हैं, है ना। और नाम है नासिक नोट प्रेस, नासिक, और दूसरा देवास, देवास नोट प्रेस, है ना। ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस है जो नोट छापती है। और मिंट की अगर बात की जाए तो मिंट्स में अगर आप बोलो तो भैया मिंट मतलब टकसाल जहां सिक्के बनते हैं, तो भैया वो है मुंबई, नोएडा, कोलकाता, हैदराबाद। हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। कोलकाता पूरब, नोएडा उत्तर, मुंबई पश्चिम, हैदराबाद दक्षिण। चारों दिशाओं में एक एक टकसाल है जहां सिक्के बनते हैं। तो ये जो SPMCIL है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ना। और आपसे कोई पूछे कि सिक्के कौन बनवाता है, तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। और भी है लेकिन क्लोज यही है, एंड दिस शुड बी द आंसर। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं
जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो कॉइन्स को मिंट जो है वो करवाती है, मतलब कि टकसाल से टंकवाती है या ढलाई होती है सिक्कों की। आरबीआई नोन एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? तो आपको बता दूं, कारण यह है कि आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट हैज टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ सिटीजन्स टू हुम नो वन एल्स विलिंग टू लेंड। मतलब पहली बात तो ये कि ये ऑप्शन हमें ये समझाना चाह रहा है कि आरबीआई जो है जब नागरिकों को कोई लोन ना दे तब आरबीआई से मिल जाता है, तो ये तो सरासर गलत बात है भाई साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं बोलते क्योंकि आम जनता आरबीआई से लोन लेती नहीं है। फिर दूसरी बात, बैंक लेंड टू गो टू आरबीआई एज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये कि बैंक जो है वो इसलिए पैसा उधार देते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जो है पैसा मिल जाता है। तो ये भी कोई सेंसिबल बात बनती नहीं है। बैंक पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए लोन देता है, और अगर बैंक को लास्ट में कोई ना बचे तो फिर जो है आरबीआई है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये भी जो है कोई परफेक्ट आंसर है नहीं, है ना। तो जब ये दोनों नहीं है तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के एक ही आंसर बनता है कि इट कम्स टू हेल्प बैंक्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मतलब ये कि जो है ये बैंकों को जो है क्राइसिस के समय लोन देता है ना। क्राइसिस के समय मतलब जब कि सारी आशाएं खत्म हो जाएं तब बैंक से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर जो है लोन कौन ले सकता है? बैंक्स ले सकते हैं। तो इसलिए जो है आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ओके, चेक कर लीजिए। ये मतलब जब कोई रास्ता ना हो, बैंक के पास कुछ ना बचे, पूरी तरह से क्राइसिस आ जाए, पैसे की कमी हो, तो फिर अंतिम उपाय कौन है? आरबीआई। वो जो है बैंक की मदद करता है। आपने देखोगा पैकेजेस भी देता है बैंकों को डूबने से बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। व्हाट डज डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स? मतलब ये कि भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो घाटे की वित्त व्यवस्था जो है वो क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आईएमएफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम एसबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम आरबीआई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात करूं तो जब आरबीआई जो है अपने खर्चे तय करता है ना, आरबीआई जो है वो पहले देखता है कि सबसे पहले कि भैया उसका जो अर्निंग है वो कितना होने वाला है, या रिसिप्ट्स की बात करता है। हम रिसिप्ट्स लिख लेते हैं, वो ज्यादा सही होगा। आरबीआई की देश की जो आरबीआई ये जो है सरकार ये देखती है कि पहले बजट जब बना रही है तो रिसिप्ट्स कितनी आने वाली है। तो पता चला अगले साल पैसा आने की उम्मीद है 100 रुपए, है ना। रिसिप्ट्स कितनी होने वाली है? 100 रुपए, ये अंदाजा लगाती है गवर्नमेंट, है ना। फिर देखते हैं कि भैया खर्चे हमें क्या क्या कर रहे हैं। तो भैया जो खर्च प्लान होते हैं, एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं, जो एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं वो होते हैं भैया कितने? तो अब देश में मान लो कोविड आ गया तो वैक्सीन सबको लगना ही है, बाढ़ आ गई तो सबकी मदद होनी है ना। अगर सूखा पड़ गया तो फ्री में जो है बहुत सारा कुछ देना ही है। तो अगर ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना, या बहुत कुछ है जो भाई सड़कें बनानी है, स्कूल जो है बढ़नी है, आबादी बढ़ रही है तो रिसोर्सेज भी जो है और ज्यादा प्रोवाइड कराएं, तो खर्चे बढ़ रहे हैं, उन्हें कम नहीं कर सकते। तो मान लीजिए 130 रुपए के खर्चे जो है वो प्लान किए हैं, और लेकिन पैसा कितना आएगा? 100 रुपए। तो अब ये 30 रुपए जो है ये कम पड़ेंगे ना। ये 30 रुपए जो है गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है। 30 रुपीज जो है वो बोरो करती है। और वो कहां से बोरो करती है आपको बता दूं, वो करती है आरबीआई से बोरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एसबीआई से नहीं, आईएमएफ से नहीं, वर्ल्ड बैंक से नहीं। वर्ल्ड बैंक से तो डेवलपमेंट के लिए समय करती है, आईएमएफ जब क्राइसिस होते हैं, बहुत बुरी स्थिति होती है तब, और जब बात करें कि एसबीआई से तो सवाल ही नहीं उठता। आरबीआई से जो है ये काम होता है। आरबीआई जो से गवर्नमेंट बोरो करती है साल भर में। बजट के लिए अगर पैसा कम पड़ जाता है या बजट में जो है वो पैसा उतना नहीं है रिसिप्ट जितने के खर्चे प्लान हुए, एक्सपेंडिचर ज्यादा के प्लान हुए और पैसा आएगा कम, तो ये जो भरपाई है, जो पैसा कम पड़ेगा, वो कहां से पड़ता है? कहां से मिलता है? आरबीआई से। तो दिस इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जो है मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। आप चाहें तो इसे एक बार चेक कर लें। ठीक है, करेक्ट है ना। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू पावर्स ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन सा है जो आरबीआई की शक्तियों के
लिहाज से जो है इनकरेक्ट है, मतलब इनमें से कौन सा पावर जो है वो आरबीआई नहीं रखता, कौन सी शक्ति आरबीआई के पास नहीं है। होल्ड्स कैश रिजर्व्स बैंक, मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि भैया बैंकों के लिए जो कैश रिजर्व को होल्ड करके रखना, तो यहां ये तो है ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल्स बैंकिंग सिस्टम थ्रू लाइसेंसिंग, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद फिर सुपरवाइज बैंकिंग सिस्टम थ्रू इंस्पेक्शन, ये भी सही बात है ना। और फिर नन ऑफ दीज, तो मेरे हिसाब से तो देखो ये तो सारे आरबीआई के पावर्स हैं, ये भी आरबीआई का पावर है, ये भी आरबीआई का पावर है, ये भी आरबीआई का पावर। आरबीआई जो है लाइसेंस भी देता है, इंस्पेक्शन भी करता है और कैश रिजर्व भी करता है बैंकों का। तो कुल मिला के कोई भी जो है इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन जो है यहां दिया जाना चाहिए क्या, नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, मतलब ये कि इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, जो बोल रहे हैं कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये कि मौद्रिक नीति बनाते समय इनमें से कौन सी टर्म उपयोग नहीं होती। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो आरबीआई में जमा कराते हैं बैंक, आरबीआई में बैंक जमा कराते हैं, है ना, कराते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर रेपो रेट जो है, सिंपल सी बात है, रेपो रेट जो है वो ब्याज है जिससे बैंक आरबीआई से 3 months तक का लोन ले सकते हैं, 3 महीने तक का लोन रेपो रेट से, बैंक रेट का बैंक से 3 महीने से ज्यादा का लोन, 3 माह से ज्यादा का लोन, मतलब इन सब का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं पैसे से है कि भैया आरबीआई में पैसा जमा कराना, बैंक का आरबीआई से लोन लेना 3 महीने तक के लिए, 3 महीने से ज्यादा के लिए। ब्लू चिप जो है वो बेसिकली कंपनीज को बोला जाता है, ब्लू चिप कंपनीज को जो बड़े लेवल पर काम करती हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, हमेशा फायदे में चलती है, उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सेफ होता है, जो अपनी अपनी फील्ड में टॉप 3 में बनी रहती है हमेशा, है ना। जैसे कि अगर हम जो है टेलीकॉम कंपनी बोले, रिलायंस जो है वो ब्लू चिप कंपनी है इस समय, है ना। आपसे अगर ऑयल कंपनीज की बात की जाए या किसी भी टॉप, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी की बात की जाए तो टीसीएस टॉप 3 में आती है। तो हर अपनी फील्ड में काफी पुरानी कंपनी हो, टॉप 3 में चल रही हो और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सेफ हो, तो ऐसी कंपनी ब्लू चिप कंपनी कहलाती है। तो मेरे हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में जो है या मौद्रिक नीति जब बनाते हैं तो उस समय ब्लू चिप वर्ड का कहीं कोई उपयोग नहीं है, हम चेक कर सकते हैं। यस, इट इज राइट आंसर, ये टर्म जो है इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। तो भैया आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड ऑन January 1st 1935, RBI's headquarter is in Mumbai, RBI is the custodian of forex in India, all of the mentioned। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या सारे करेक्ट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। देखो सिंपल बात बताऊं, क्या आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, हाँ जी है। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज, है ना। तो विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन है, अपने पास जमा करता है विदेशी मुद्रा, तो जी हाँ आरबीआई ऐसा करता है, ठीक है। आरबीआई गॉट नेशनलाइज ऑन फर्स्ट, अरे भैया ये जो 1 जनवरी 1935 नेशनलाइज नहीं हुआ था, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी। नेशनलाइजेशन की अगर बात करोगे तो बताओ भैया नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, वो भी 1 जनवरी को। तो इसका मतलब कौन सा सही नहीं है, ये वाला जो आंसर है ये सही नहीं है, यहां पर ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, चेक कर लेते हैं। जी हां, है ना, मतलब ये कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन यहां नहीं हुआ था, यहां हुआ था, मतलब 1 जनवरी 1949 को इस टाइम पर हुआ था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
आपको दिख रही है जो वेब पेज, यहां पर magnetbrains.com लिखा हुआ है, और ये जो magnetbrains.com यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप याद रखिए कि ये प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है निशुल्क शिक्षा के लिए। इस देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो टैलेंटेड हैं, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण वो जितना पढ़ना चाहते हैं, जिस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, और उनके सपने जो हैं वो पूरे नहीं हो पाते। तो उन बच्चों की हेल्प के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, इसके व्यवसायीकरण को रोकने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स नाम का ये जो कंपटीशन चैनल है, या मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो चैनल है यूट्यूब का, ये समर्पित है शिक्षा को लेकर। आप जो है और लोगों से इसे शेयर कीजिए, और लोगों को इसकी जानकारी दीजिए कि कोई है जो बिना फीस लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा है, स्कूल के कोर्सेज जो हैं उनकी प्रिपरेशन करा रहा है, नीट वगैरह जितने भी IITs जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स, इनकी भी प्रिपरेशन करा रहा है, CUT की प्रिपरेशन भी करा रहा है। मतलब कुल मिला के वन स्टॉप सोल्यूशन जो है यहां पर है, या वन प्लेस सोल्यूशन जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है वेब पेज है, आप यहां पर क्लिक कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं यहां पर क्लिक करेंगे, वीडियो आ जाएगा। इस तरह से जो है आपको सारा कंटेंट और कोर्स यहां पर दिख जाएंगे, है ना। फिर बात करते हैं कि भैया ये जो बेसिकली इस तरह से वीडियो आप अगर क्लिक करोगे तो ओपन होगा, आप पढ़ सकते हो, है ना। तो हमारे 100% फ्री प्रिपरेशन और एजुकेशन के इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारे साथ मदद कीजिए, और इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके फ्रेंड शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे हमारा उत्साह और उतना बढ़ेगा, उतना ज्यादा काम करने के लिए हम प्रेरित होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।